बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है महक अख्तर, अस्सलाम वालेकुम जी, और उनके साथ दे रहे अबू बकर बिलाल, अस्सलाम वालेकुम जी। आप दोनों का शुक्रिया। मेरा ख्याल है स्टार्ट अबू बकर इसी से करते हैं कि गवर्निंग बॉडी के हवाले से बात करें तो पीसीबी ने एलामिया कल जारी किया और मेंशन किया कि ज़का अशरफ साहब और सलमान नसीर साहब जो CEO हैं वो जाएंगे ICC के इजलास के लिए, बट कुछ ही देर के बाद उसको होल्ड कर लिया गया। और पीसीबी की तरफ से आज भी हमने रब्ता करने की उनसे बात की, उन्होंने बताया जी कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए इसको होल्ड किया गया है, उसको रेक्टिफाई करने के बाद फिर हम बताएंगे क्या अपडेट है इस पर। देखिए, आपको पता है मुतनाज़ा तो बना हुआ है, वो चाहे गवर्निंग बोर्ड हो या जो नया इलेक्शन होना है चेयरमैन का वो हो। इसके अंदर अब चारों रीजन के नुमाइंदे भी इस वक्त मुतनाज़ा हैं, जो 4 डिपार्टमेंट्स आए हैं वो भी मुतनाज़ा हैं, और जो 2 लोग पैटर्न की तरफ से आए हैं, हालांकि उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, वो पैटर्न की अपनी एक नॉमिनीज़ होते हैं और उनका अपना इख्तियार होता है, वो जिस मर्ज़ी को करते हैं, वो भी वहाँ से आए हैं। अब 2 लोग जो पैटर्न की तरफ से आते हैं वो उनमें से किसी एक ने चेयरमैन बनना है, ये प्रैक्टिस चलती आ रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ये सोचा, क्योंकि अब ICC का सालाना इजलास है, 9 से लेकर 16 तक डरबन के अंदर पूरा एक हफ्ता वो जारी रहना है, तो उसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से किसी ने नुमाइंदगी तो करनी है। इस तौर पर अब देखा गया कि सबको पता है कि ज़का अशरफ फेवरेट हैं अगले चेयरमैन के लिए, तो उन्होंने ज़का अशरफ का नाम दिया, साथ सलमान नसीर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO हैं, उन्होंने तो रहना ही है, तो ऐसे बंदे का नाम दे जो दोनों का नाम तो दे दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई है कि जो मेरे सोर्सेज बताते हैं कि ज़का अशरफ नहीं चाहते थे कि ये अभी अनाउंस कर दिया जाए कि मैं और सलमान नसीर जाएंगे। उसकी वजह यह है कि वो पहले भी एक दिन पहले लाहौर पहुंच चुके थे, अगले दिन उन्होंने चेयरमैन PCB का हल्फ उठाना था, लेकिन फिर ऐसी कानूनी उसमें भी उन्होंने भी एक मिस्टेक की ना कि जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक जनरल इनफॉर्मल डिस्कशन के अंदर कह दिया कि मैं एशियन क्रिकेट काउंसिल की जगह से मैं बात करता तो मैं तो शायद हाइब्रिड मॉडल को सेट ना करता, वो ही उनके गले पड़ गई। नहीं, वो एक और ये भी उन्होंने एक और बात भी की थी, उन्होंने एक ऐसी कंट्री का नाम भी डाला था जो है ही नहीं एशिया कप में, उन्होंने कहा था कि वो खेलने आ रहे हैं, तो आई थिंक वो काफी भूटान का उन्होंने भूटान का कहा था, भूटान। अच्छा, कुछ हम बात अगर करें इसको डिस्कशन को अगर आगे बढ़ाएं तो उसमें कल हमने एशेस के हवाले से भी बात की, काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कशन की और उसमें हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी डोमिनेंस काफ़ी शो की। आज इंग्लैंड ने अपने तीसरे मैच के लिए 3 चेंजिंग का पहले ही अनाउंसमेंट कर दी, जिसमें उन्होंने स्टोक ने डिसीजन लिया, बेन स्टोक ने, कि 3 चेंज होने। मोइन अली को उन्होंने वापस किया है, वुड की हमने बहुत बात की, मार्क वुड को आना चाहिए, और वॉक्स की, ये तीनों को उनकी इंक्लूजन की है। जिमी एंडरसन को उन्होंने ड्रॉप किया है और जोश टंग को किया है और ओली पॉप को किया है। तो कैसे देखते हैं आप, पहले मैं तो कहूँगी मार्क वुड को वो वापस टीम में ला रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात है उनके लिए ऑब्वियसली, क्योंकि हमने देखा है कि इंग्लैंड बॉलिंग में अगर ऑस्ट्रेलिया को देखें तो वो बहुत तगड़े रहे हैं और इंग्लैंड बैटिंग में बहुत वनरेबल रह चुके हैं बॉलिंग वाली साइड में भी। तो आई थिंक कि मार्क वुड का एडिशन उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, उनकी जो शॉर्ट पिच बॉलिंग है वो बहुत काम आ सकती है, और खासतौर पे जो 150 नॉच की बॉलिंग करते हैं कंटिन्यूसली, और मेरा नहीं ख्याल इंटरनेशनल एरेना के अंदर कोई ऐसा बॉलर है जो कंटिन्यूसली इस नॉच की बॉल करता है। जी डेफिनेटली, एंड आई थिंक कि इंग्लैंड को डेफिनेटली कुछ चेंज, अब बहुत चेंज, बल्कि मैं कहूँगी काफ़ी बड़ी चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि पहले टेस्ट में वो क्लोज आए, ना जीत सके, दूसरे टेस्ट में इतना क्लोज नहीं था, लेकिन हमने देखा जो इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स उन्होंने एक्सपीरियंस किए थे। तो अब ये इंग्लैंड के लिए डू और डाई सिचुएशन है। मोइन अली भी वापस आ रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी है। इसी बात से जाना चाह रहा था कि मोइन अली को दोबारा चांस दिया गया, बट मोइन अली ने जिस तरह रन कंसीड किए पहले मैच पे भी, आपको लगता नहीं है अभी भी इंग्लैंड एक डिपार्टमेंट है जिसमें फिर लैग करेगा और बहुत रन उनको होंगे? देखिए, स्पिन डिपार्टमेंट का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लैग ज़रूर कर रहे हैं, बट इधर शायद प्लेइंग फील्ड लेवल हो जाएगी, क्योंकि नेथन लॉयन उनके पास अवेलेबल नहीं होंगे ऑस्ट्रेलिया के पास। तो ये एक बहुत बड़ा एज होगा इंग्लैंड के पास कि वो ये इस टेस्ट के अंदर डोमिनेट करें, और उनको करना ही पड़ेगा। जिस तरह महक ने बताया कि डू एंड डाई सिचुएशन है इंग्लैंड के लिए, खोने को कुछ नहीं है, अगर कुछ पाना है तो ये 2 मैचेस जीत के 5वां मैच एक स्टेज सजाना है। लेकिन आपको लगता है क्योंकि अब फ्लैटर सरफेस होगी इस वेन्यू पे, तो आपको लगता है कि वो हेल्प करेगी इंग्लैंड को? अच्छा, ये हेडिंगले के अंदर मेरा ख्याल है कि मैच होने जा रहा है लीड्स में, और ये एक बड़ा, ये इसको ओवल नहीं कहेंगे, ये राउंड भी नहीं है, ये एक थोड़ा सा ना तकोन किस्म का ग्राउंड है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट तो इसका थोड़ा छोटा दिखाई देगा, बट मिड विकेट थोड़ी लंबी दिखाई देंगी। तो ये इस ग्राउंड के ऊपर बेन स्टोक की इनिंग भी एशियस की किसको नहीं याद कि उन्होंने सिंगल हैंडेडली ये मैच लीड्स के अंदर ही मैच वो जीता था, और अब बेन स्टोक से दोबारा एक कंडीशन की बात करें ना, तो इसकी जो प्योर बैटिंग विकेट नॉर्मली देखा जाए टेंडेंसी यही होती है, बट बहुत डिबेट की हमने भी की लास्ट वीक, हमने बातुल अली साहब से भी बात की
कि इंग्लैंड अपनी बेसिक से हट रहा है। बेसिक ये है कि इंग्लैंड की जो टेस्ट की विकेट्स होती है उसमें थोड़ा ग्रास होता है, बॉल सीम स्विंग करती है। बट जब उन्होंने अपना 1 साल से अपनी क्रिकेट को चेंज किया है, वो जिस तरह बैसबॉल वाली क्रिकेट नहीं खेलना, लाठी चार्ज वाली क्रिकेट भी कहना चाहिए, वो स्टार्ट किए टेस्ट के अंदर, तो वो चाहते ये हैं कि बैटिंग ट्रैक हो, हमारे बैट्समैन डोमिनेट करें, एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएं और फिर वो डोमिनेट करके बॉलर्स करें। अब बैटर तो उनके समहाउ चले कुछ चल जाते हैं, बॉलर उनकी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बैटर्स उनके नहीं, वो उसका क्रेडिट देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया इस तरह के प्लान के साथ आई कि जब सेकंड मैच में देखें कि विकेट नहीं ले पा रहे थे, वो शॉर्ट पिच बॉल पे आ गए। और वो किस तरह इंग्लैंड को बॉलिंग में ही नजर आ रही है कि इंग्लैंड वो उस तरह की बेंचमार्क नहीं बॉल सेट कर पा रहा जिस तरह की इंग्लैंड अपने मुल्क के अंदर बॉलिंग करता था। जिमी एंडरसन हो, उनका थोड़ा सा पेस भी डाउन हुआ है, साथ जो उनकी क्वालिटी और ख़ास कर जिस तरह का आपने जिक्र किया ना कि विकेट्स जो बन रही हैं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी मुझे अच्छी तरह याद है, जब पाकिस्तान टीम जीत के वापस आई तो प्लेयर्स ने कहा कि यार ये इंग्लैंड की वो विकेट्स नहीं थी जो पहले हम यहाँ पर खेलते रहे हैं, बहुत फ्लैट होती जा रही हैं। इंडिया भी यही बात करता है कि इंग्लैंड की विकेट्स फ्लैट होती जा रही हैं, तो इसका बेसबॉल के साथ भी कनेक्शन ज़रूर है क्योंकि वो चाहते हैं कि रन तेज करें, उन्होंने मजीद फ्लैट कर दिए। लेकिन नुकसान आफ्टर ऑल इसका इंग्लैंड को हो रहा है। और लॉर्ड्स टेस्ट जो वो तो ऑस्ट्रेलिया ने शायद 3-4 दहाइयों से नहीं हारा, तो वो तो ऐसा लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड है। लेकिन हेडिंग्ले जो है ये अब नॉर्थ में आप जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बॉल आपको मूवमेंट ही मिलेगी। मुझे अच्छी तरह याद है 2018 में हम ओवल में जीत के जब हेडिंगले में गए थे तो 3 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म हो गया, तो वहाँ पर क्लाउडी अभी भी रेन की प्रेडिक्शन अभी भी है कि बारिश होगी, आई थिंक थर्ड डे पे भी है, लेकिन ये तो टेंडेंसी रहती है, होती रहती है। वो तो उधर इंग्लैंड का यही है कि उनका वेदर, वो अपने वेदर के लिए तो उन्होंने वेदर ऑफ इंग्लैंड, तो ये तो बड़ा फेमस है बारिशों के लिए, तो उनको लोग जानते पहचानते हैं। अच्छा, मैं एक थोड़ी सी बात अगर हम करें तो वो हम विंबलडन के हवाले से भी करना चाहेंगे। आप टेनिस प्लेयर हैं, बताइए 136 एडिशन ये होने जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, विंबलडन बहुत ही एक्साइटिंग टाइम होता है टेनिस के फैंस के लिए, टेनिस की पूरी दुनिया में, स्पोर्ट की दुनिया में, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रेस्टिजियस ग्रैंड स्लैम इवेंट उसको कहा जाता है। और अब आप देखें कि नोवाक जोकोविच उसमें फिर से खेल रहे हैं, वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। अगर उन्होंने ये ग्रैंड स्लैम जीत लिया तो वो फिर इक्वल कर जाएंगे मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड को जो होगा 24 ग्रैंड स्लैम्स। लेकिन वो एक ही इन द मेंस कैटेगरी वो सबसे पहले होंगे। और अभी इस वक्त वो सेरेना विलियम्स के साथ इक्वल हैं, उसके बाद राफेल नडाल हमें पता है 22 पे हैं। तो सारी प्लेयर्स ने अपनी एक्साइटमेंट एक्सप्रेस की है कि विंबलडन शुरू हो गया, उसका जो ट्रेडिशन है हमें पता है वो डिफरेंट होता है, ऑल वाइट पहनते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि फेडरर भी कल आए थे, कोर्ट पे मौजूद थे, वो जो केट मिडलटन है उनके साथ उधर प्रेजेंट थे रॉयल बॉक्स में, और एंडी मरे का मैच देख रहे थे जो हमें पता है 2 टाइम विंबलडन चैंपियन भी रह चुके हैं उन्होंने, बल्कि जो यूके का जो बहुत लंबा गैप नहीं था कि वो ग्रैंड स्लैम नहीं जीत सके, उन्होंने वो काट दिया था। तो इसी तरह हमने बहुत अच्छी और बहुत ही आई वुड से बहुत अच्छी चीज़ें देखी हैं सोफा विंबलडन में, सिर्फ एक दिन गुजरा है। लेकिन और एक और चीज़ के वुमेंस की साइड पे हम देखें तो वीनस विलियम्स जो 43 ईयर्स की हो चुकी है, हमें पता है वो 7 दफ़ा ये विंबलडन जीत चुकी हैं, वो एक लेजेंड हैं, तो वो भी मौजूद हैं अभी तक 43 ईयर्स की एज में। उनका जो पहला राउंड था वो निकला था एलिना स्विटोलिना से, जिन्होंने अब जिनका अभी बेबी हुआ था अक्टूबर में, वो भी टॉप प्लेयर थी उससे पहले, वो वापस आई हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा रन किया अभी पिछले ग्रैंड स्लैम में, फ्रेंच ओपन में। तो ये भी बहुत एक्साइटिंग फर्स्ट राउंड का मैच था। शुरू में वीनस विलियम्स बहुत अच्छा खेल रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी लीड ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्रास कोर्ट एक ऐसी सरफेस है जिसपे आप स्लिप्स होते हैं, आप गिरते हैं, वो गिरी और उसके बाद उनकी वो मोमेंटम ना रह सकी। एज ए प्लेयर आपको क्या लगता है कौन सा ज़्यादा बेहतर सरफेस रहता है? आई वुड से देखिए हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उनको सबसे सरफेस कौन सा सूट करता है। ग्रास के लिए आपकी जो गेम है वो स्लाइसेस बहुत अच्छी उस पर काम करती हैं, लोग स्लाइस सर्व क्योंकि बॉल निकलती है, उस पर बाउंसेस भी बहुत बुरे बुरे ट्रिकी बाउंसेस, बुरे मैं नहीं कहूँगी लेकिन ट्रिकी बाउंसेस हो सकते हैं कि बॉल एकदम से बाउंस करके कहीं और चला जाए किसी और, लेकिन स्लाइसेस, ड्रॉप शॉट्स, वैरायटी हो आपकी गेम में तो वो बहुत आपको हेल्प करती है ग्रास पे, और बॉल यूजुअली फ्लैटर रहती है ग्रास पे। हार्ड कोर्ट पे आप देखें तो ऑब्वियसली बाउंस थोड़ा ट्रू होता है, और अगर आप क्ले कोर्ट पे देखें तो ऑब्वियसली बहुत स्लो होता है, उसके लिए आपको बहुत फिट होना पड़ता है, और उस पर यूजुअली टॉप स्पिन ज़्यादा खेलते हैं प्लेयर्स। तो अभी चलिए विंबलडन के हवाले से तो आपसे अपडेट लेते रहेंगे और आपके हवाले से अपडेट लेते रहेंगे कि आपने जो फ्यूचर का अपकमिंग इवेंट्स है उसमें कैसे देखते हैं। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके कुछ डिगर स्पोर्ट्स और उसके हवाले से बात करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक के स्पोर्ट्स ऑन। अब कुछ मजीद खेलों के हवाले से बात करते हैं। अब अगर हॉकी के हवाले से बात करें, एक तो ईद की हॉलीडेज़ के बाद कैंप भी दोबारा
स्टार्ट हो चुका है एशिया कप के हवाले से। दूसरा ये है कि कायमा कमेटी ने कहा कि 10 साल का ऑडिट करवाया जाएगा। अब उस पर काफ़ी हमने एलिगेशन देखे, हमने भी इधर, मैंने भी 2-3 प्लेयर्स के इंटरव्यू किए, उन्होंने कहा जी 70 लाख की हॉकीज बिक गई, गाड़ियों का और बड़े इस तरह के था। कैसे देखते हैं इस सारी कमेटी का बनना और 10 साल के ऑडिट को आप? मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है, पहले भी हॉकी फेडरेशन के ऑडिट्स होते रहे हैं और जो ओलंपियंस बाहर खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बुरा भला कहते हैं, वही अगले कुछ अर्से बाद अंदर ऑफिस में होते हैं और जो अंदर वो ऑफिस वाले होते हैं वो बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ होगी। मेरे नज़दीक इस वक्त अगर हॉकी की ये जो इसका जवाल है, इससे अगर कोई ज़िम्मेदार है तो मेरे नज़दीक वो शायद हॉकी ओलंपियंस खुद हैं। इन्होंने हॉकी को लुक आफ्टर नहीं किया अपने जाने के बाद। जितने भी आप हॉकी ओलंपियंस को उठा के देख लें, कितने हैं जिनके अपने बच्चे हॉकी के साथ मुंसलिक हैं। लाहौर के अंदर बात की जाए तो शायद तौकीर डार के अलावा किसी की भी अगली नस्ल हॉकी की तरफ नहीं आई। शेखुपुरा में गढ़ होता था, नवीद आलम का एक जो बेटा था वो हॉकी की तरफ आया, उसने वहाँ पर एकेडमी चलाने की कोशिश की, नवीद आलम मरहूम, लेकिन उसके अलावा और कोई हमें दिखाई नहीं देता। इवन शहबाज सीनियर साहब ग्राउंड की अगर बात करें तो असफर याकूब की जो फैमिली है वो फैमिली एक पूरी लगी हुई है, वो एक फैमिली लगी हुई। तो किधर हैं वो जो ओलंपिक्स में, ये नहीं कह रहा उनके अपने बच्चे हैं, कम से कम वो एक हॉकी एकेडमी तो रन करते। अब कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ, हॉकी स्टेडियम की परसों रात को लाइट गई है जिस वक्त बारिश शुरू हुई है, लड़कों का कैंप और कंटिन्यू हुआ। आप बिलीव करेंगे 26 घंटे लाइट नहीं थी। हॉस्टल्स के अंदर वो बच्चे मौजूद थे। हॉकी स्टेडियम के अंदर की हालत आप भी जानती हैं, वहाँ के रूम्स हम सब ने देखे हुए हैं। वहाँ पर किसी ने नहीं कोशिश की कि एक जनरेटर का बंदोबस्त कर दिया जाए, कोई पंखा चला दिया जाए। आप सिर्फ थोड़ी देर इमेजिन करें कि अगर आपको 26 घंटे के लिए लाइट ना मिले लाहौर शहर में तो आप कैसे वक्त गुजारें। ह्यूमिडिटी और आपने इतनी मेहनत करनी होती है। वो ऑस्ट्रोटर्फ पे बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रोटर्फ पे आप नई ऑस्ट्रोटर्फ बिछी है, उस पर आप शूज़ नहीं लेके जा सकते, चप्पलें उतार के ऑस्ट्रोटर्फ पे गुजार रहे हैं। बाहर रेहान भट्ट साहब, कितना बड़ा नाम पाकिस्तान का ओलंपियन, अब इतना पाकिस्तान के लिए फतूहात समेटी, वो कोच हैं, बेबस हैं, कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने किया ना कुछ, उन्होंने किया कि उन्होंने कैंप को मुलतवी कर दिया। सबसे ज्यादा मुझे अफसोस हुआ हैदर हुसैन साहब पे, जिनको अब सब कहते थे कि ये हॉकी के चैंपियन है, हालांकि ये हॉकी ओलंपियन नहीं है, लेकिन ये हॉकी को उठा देंगे। वो तो कहते सैलरी लेते। कल ये भी सुनने में आया कि वो तो सैलरी कल मुझे इंतहाई दुख हुआ कि वो कहते यार हो जाएगी लाइट ठीक, लेस्को ने करनी है। 26 घंटे से आपके लड़के बेयारो मददगार हैं। आपका एक दिन का सुबह का सेशन, रेहान भट्ट खुद कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाए, बेरामी और सो नहीं पाए सारी रात ना होने की वजह से। वो खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं। क्या हम उनके लिए 24 घंटे के लिए होटल नहीं यहाँ पर मैनेज कर सकते? पाकिस्तान हॉकी टीम है सर, ये किसी प्रोविंस की टीम नहीं है, किसी डिस्ट्रिक्ट की टीम नहीं है। तो बहुत कुछ होने वाला है। ये तो पुराना रोना है, कभी डेली वेजेस का मसला आ जाता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी का आ जाता है, फिर होटल में जाएंगे। जो ऑडिट है ये होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये हॉकी फेडरेशन, चले हम तो दुआ कर सकते हैं। मैनेजमेंट कमेटी का भी तो अनाउंस कर दिया ना कि मैं पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी का भी, जो इन्होंने 6 माह गुजारे, इनका भी ऑडिट करवाया। उनका भी ऑडिट हो रहा है, उस पर भी हमने 2 दिन पहले बात की थी कि वो भी ऑडिट होना शुरू किया। लेट्स सी कि ये तमाम ऑडिट किसी तरफ जाते हैं या नहीं। अगेन थोड़ी सी बात क्रिकेट की करते हैं। क्वालिफाई के बारे से बात करें तो स्कॉटलैंड ने जिम्बाब्वे को डिफीट दी, शिकस्त दी, और जिम्बाब्वे बड़ी फेवर्ड लग रही थी इस टूर्नामेंट के लिए, बट अब वो भी बाहर हो चुकी है। आप स्कॉटिश भी हैं, हमें लग रहा है आपकी स्माइल से मालूम हो रहा है कि आप कितने खुश हैं। ज़रा बताइए। बिल्कुल, मैं तो ऑब्वियसली मैं पर्सनली तो काफ़ी खुश हूँ कि स्कॉटलैंड ने ये अपसेट किए। पहले उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हरा के बिल्कुल ही बाहर कर दिया था। अब जिम्बाब्वे जो नेशन था जिन्होंने होस्ट किया, क्वालिफायर वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं, अपने होम ग्राउंड, अपने होम क्राउड के सामने वो लोग अब आउट हो चुके हैं। और ये काफ़ी शॉकिंग चीज़ है जनरली कि अगर हम देखें कि वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम स्पेशली, और फिर जिम्बाब्वे भी, दोनों आउट हो गए। श्रीलंका ने भी एज करके, यानी कि हमें पता है कि श्रीलंका की जो क्रिकेट है इस पूरी चीज़ में कैसे चल रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में उन्होंने परफॉर्म कर दिया, वो क्वालिफाई करके हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी स्कॉटलैंड की तरफ से आपको उन्हें डेफिनेटली क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि अगर स्कॉटलैंड ये मैच हारते तो वो बाहर होते, और अगले आई थिंक 1 साल के लिए उन्होंने फिर इंटरनेशनल ODIs नहीं खेलने थे। सो इतना प्रेशर था उनके ऊपर, ऑब्वियसली किसी के कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो ये अपसेट कर लेंगे फिर से और क्वालिफाई कर लेंगे। आई थिंक वो वेस्ट इंडीज़ की जो जीत थी उनको उससे कॉन्फिडेंस मिला। वो इसके ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो इस मैच के अंदर आए, और मैं क्रिस सोल को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने
जो विकेट्स ली थी ओपनिंग बैटर्स की वेस्ट इंडीज़ की, वो बिल्कुल गेम चेंजर था। उन्होंने जो 3 विकेट्स ली थी शुरू में ही, तो वहाँ पे ही जिम्बाब्वे का कोलैप्स थोड़ा शुरू हो गया था, क्योंकि जिम्बाब्वे ने चेस करना था। ऑब्वियसली टोटल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जो स्कॉटलैंड की बॉलिंग थी, मैं उसको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने बहुत रिमार्केबली बॉलिंग कराई थी। और ब्रैंडन मिक जो मलन भी हैं स्कॉटलैंड के, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उनकी वजह से स्कॉटलैंड वेस्ट इंडीज से भी जीत गया, और इस मैच में भी उन्होंने आई थिंक 33 रन्स बनाए थे या 32 रन्स बनाए थे। लेकिन बॉल के साथ भी रायन बर्ल जो जिम्बाब्वे के हैं, वो ही एक सोल यानी कि रन स्कोरर थे। उन्होंने आई थिंक 83 बनाए थे। उनकी जो पार्टनरशिप थी वो भी काफ़ी चली थी, तो वो थोड़ा सा आई वुड से वो थोड़ा सा नज़र आ रहा था स्कॉटलैंड के लिए, ट्रबल दे सकता है। लेकिन उन्होंने रायन बर्ल को भी आउट किया, और इसी तरह जो स्कॉटलैंड था उनको बिल्कुल कमांड में फिर से डाल दिया। जब लग रहा था कि थोड़ा सा स्लिप अवे हो रहा है उनसे मैच, उन्होंने फिर से उनको कमांड में डाल दिया। तो मैं ओवरऑल पूरी स्कॉटलैंड टीम को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने अपने नर्व्स कंट्रोल किए, प्रेशर कंट्रोल किया, जो भी उनके सामने आ रहा था ऑब्स्टिकल, उसको उन्होंने बिल्कुल अपने सामने से हटा दिया। आप भी बताइए, हमने वेस्ट इंडीज़ की काफ़ी लंबी डिबेट की, कल भी हमने बात की कि कई फैक्टर्स थे, प्लेयर्स का ना होना टीम के साथ, सिर्फ बड़े इवेंट के टाइम पे उनका आ जाना, फिर लीग क्रिकेट खेलना। लीग क्रिकेट का जो नुकसान हमें नज़र आना शुरू हो रहे थे, जो बड़े प्लेयर बात करते थे, जो टीमें नहीं खेलती ज़्यादा, उन्होंने किया। और हमने टेस्ट चैंपियनशिप के वाले से बात की थी कि भारत 1.5 मंथ का IPL खेल के जब टेस्ट चैंपियनशिप खेलने आ रहा है तो फंसेगा, वो फंसा भी। और ऑस्ट्रेलिया ने अक्लमंदी की, वो पहले आके अपने कस्टमाइज़ किया प्लेयर ने, क्योंकि उन्होंने एडजस्ट किया उस वेदर के साथ, कंडीशन के साथ, और रिजल्ट हमारे सामने है। क्या जिम्बाब्वे का क्या मसला लग रहा है? जिम्बाब्वे ने तो पीछे 8 मैचेस उन्होंने ट्रॉट जीते थे और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही थी। ये एकदम से क्या हुआ कि 2 मैचेस कंसेक्टिव वो हारे? देखिए, अनफॉर्चुनेट है उनको, ऑब्वियसली वो डिसहार्ट तो हैं, वो दिखाई भी दे रहा था कल स्कॉटलैंड से हारने के बाद। जिम्बाब्वे अपने आप को काफ़ी हाईली रेट कर रहा था, बल्कि हम सब समझ रहे थे कि शायद जिम्बाब्वे पहली टीम बनेगी जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेगी। बट अनफॉर्चुनेट जिस तरह क्रिकेट खेली है, लेकिन यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी स्कॉटिश प्लेयर्स की, जिस तरह उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई, एक छोटे टोटल को डिफेंड किया। देखिए 234 रन्स को डिफेंड किया है, और वो सरफेस थी जहाँ पे 350-400 मामूली हो रहे थे। 450 रन्स चेज हुए हैं, आखिरी ओवर में 30 रन्स भी हमने यहाँ पर देखे। लेकिन कल 234 रन्स नहीं हुए, मैच पूरी जिम्बाब्वे टीम 201 रन्स पर आउट हो गई। तो ये मुझे लगता है कि स्कॉटलैंड के जो प्लेयर्स हैं ना, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। एक तो जो वो सारा साल काउंटी खेलते हैं, उनको मैचेस मिलते रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, हर जगह खेलते हैं और हर जगह खेलते हैं, तो उसका उनको लेकिन उनको फिर भी वही इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलता जो बाकी टीम्स को मिलता है, फिर भी वो आके इस तरह के रिजल्ट दिखाते हैं। लेकिन अगर हम जिम्बाब्वे को देखें तो पिछला जो उनका श्रीलंका के साथ मैच था, उसमें वो बहुत बड़े मार्जिन से हारे थे। आई थिंक 17 ओवर्स रहते थे और वो हार गए थे, जिसकी वजह से उनका नेट रन रेट अब नीचे चला गया है। तो आपको लगता है कि वो चीज़ उनको काफ़ी इफेक्ट की थी जब वो आके ये मैच खेले थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हार जाएंगे तो हमारे चांसेस नेट रन रेट की वजह से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको लगता है उसकी वजह से? देखिए, मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही लॉजिक बताई है, ऐसा हो सकता है और प्लेयर्स के साथ ऐसा होता भी है, टीम के साथ ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। बट मुझे लगता है कि 234 रन पे जब उन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया था तो वहाँ पर वो जीत की तरफ उनको जाना चाहिए था, उनको ऐसा कोई प्लान करना चाहिए था। लेकिन हमने देखा है विलियम्स हो या सेरीन हो या अपना नीचे से सिकंदर रजा हो, तो ये शॉन विलियम्स, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और वो जो अर्ली उनकी 3 विकेट्स गिरी हैं, उसके बाद जिम्बाब्वे दोबारा बाउंस बैक नहीं कर पाया। या सिकंदर से मुझे बड़ी उम्मीद थी कि उसके पास इस तरह के मैचेस में से शायद वो अपनी टीम को निकालने जिस तरह की ये कंडीशन की बात करते हैं तो उनके प्लेयर तो क्योंकि इन कंडीशन में बहुत खेले हुए हैं और वो समहाउ एशियन कंडीशन से भी सिमिलर हैं, और उनको इसीलिए जब इधर भी आके खेलते हैं, हमने PSL में भी देखा है, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो उनकी वजह से इनको बहुत बेनिफिट था। और पहले होता क्या था कि ये प्लेयर्स जब इस तरह की कंडीशन में जाते थे, तमाम हम यूरोपियन साइड्स की अगर बात करें तो अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे। बट अब रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कि इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करना किया। जहाँ हम स्कॉटिश प्लेयर की बात करें, साथ हमें नीदरलैंड को भी उतना ही एडमायर करना पड़ेगा। इसी तरह हम आयरलैंड को भी हम हमेशा एक्नॉलेज करते हैं कि उन्होंने भी बहुत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़ा ठीक ठाक किस्म का उन्होंने अपनी क्रिकेट को बेहतर किया, इम्प्रूव किया है। तो अभी जो हमें मुकाबला नज़र आ रहा है, तगड़ा कंपटीशन देखने में मिलेगा, वो स्कॉटिश और नीदरलैंड का लगेगा। नीदरलैंड का भी हमने देखा क्या खूबसूरत क्रिकेट खेली उन्होंने, और जिस तरह उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को भी हराया। और क्या लगता है आपके ख्याल में, पहले आप बताइए फिर आप भी बताइएगा, क्या लगता है इन दोनों में से
कौन सी ऐसी साइड है जो आगे मुझे तो लगता है स्कॉटलैंड, उसकी वजह है कि वो उनका मोमेंटम बन चुका है और उन्होंने एक जब जिम्बाब्वे को हराने के बाद अब उनके मोराल हाई हैं, उनके पास सिर्फ एक रास्ता है और एक उनको नज़र आ रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप की एंट्री, तो उन्होंने वो लेनी है। नीदरलैंड के पास खोने को तो खैर कुछ नहीं है, ऑलरेडी वो ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं, बट फिर भी वो हो सकता है कि इस तरह की पोजीशन के अंदर आगे ना टीमें अपने जो बेंच 100% ज़्यादा देती हैं, जो बेंच स्ट्रेंथ होती है ना उनको भी यूज़ करते हैं कि चलें आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए बट इस बेंच स्ट्रेंथ को जो मौका नहीं मिला इनको आजमा लेते हैं, तो वो हो सकता है वो उस तरफ 2-3 चेंजेस की तरफ जाएं, तो यहाँ पर स्कॉटलैंड को एजाज हासिल होगा। जी मैं कहूँगी देखिए जिस तरह इन्होंने कहा कि नेदरलैंड्स जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं तो आपका एक नथिंग टू लूज एटीट्यूड हो जाता है जो आपके बेनिफिट में आ सकता है, क्योंकि फिर आप ऑल आउट जाते हैं। हमने देखा नेदरलैंड्स की कैपेबिलिटी क्या है, हम देख सकते हैं उन्हें, हमने देखा है कि उन्होंने कितने अपसेट्स भी कॉज किए हुए हैं। पिछले हमने देखा था कि उन्होंने पाकिस्तान को किस तरह फाइनल में थ्रू भी कराया था साउथ अफ्रीका को बीट करके, और इसमें भी हम अगर देखें तो वेस्ट इंडीज़ को वो जो सुपर ओवर था, लोग वान वीक ने जो बहुत ही अच्छी वो सुपर ओवर में उन्होंने चक्के और चौकों की बारिश हमें करके दिखाया था। तो आई वुड से कि देखें नेदरलैंड्स स्कॉटलैंड के पास लेकिन ज़्यादा चांस है, क्योंकि अगर हम नेट रन रेट को भी देखें, जनरली भी देखें, स्कॉटलैंड ने ये मैच जीतना है तो वो अंदर हो जाएंगे, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर स्कॉटलैंड से जस्ट इन केस अगर जीत भी ना सके तो फिर भी उनका चांस है, क्योंकि नेट रन रेट की वजह से। तो नेदरलैंड्स का भी चांस थोड़ा छोटा मोटा है, लेकिन स्कॉटलैंड के पास ज्यादा चांस है। कोई अनाउंस नहीं होता तो हम कुछ नहीं कह सकते। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके पाक वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज वाले के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ के हवाले से। कैंप जारी है, 2 लड़कों को बुलाया गया, कल भी हमने इस पर डिस्कशन की, साजिद खान की हमने बात की, जाहिद महमूद की बात की। उनको कैंप का पार्ट तो एटलीस्ट बना, टीम का पार्ट नहीं बन सके, कैंप का पार्ट बन गए, उनको बुलाया गया। कैसे देखते हैं इंक्लूजन को? मुझे लगता है कि एक फास्ट बॉलर को भी एक और ऐड करने की ज़रूरत है। देखिए अगर मुझे इस वक्त टेस्ट सीरीज़ के अंदर देखिए, अब 2 टेस्ट मैचेस में आपने शाहीन शाह अफरीदी को खिलाने का अगर फैसला कर लिया तो फिर आपकी सोच को सैल्यूट है, क्योंकि आगे एशिया कप भी है और फिर वर्ल्ड कप भी है। उनकी पेस हमें अभी दिखाई दी है, वाइटैलिटी के अंदर थोड़ी डाउन है, ऑब्वियसली वो अपनी इंजरी से इस वक्त रिकवर कर रहे हैं। अब वो वाली रिकवरी तो उनकी है नहीं कि उन्होंने रिहैब के अंदर गुजारना है टाइम, उन्होंने खेल के ही अब अपनी इंजरी को रिकवर करना है। बट टेस्ट 2 मैचेस 5 डे क्रिकेट, क्या हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, ये एक मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। दूसरा उनके साथ देखें तो नसीम शाह हैं, वो भी हमारे वनडे वर्ल्ड कप स्क्वाड का मेन स्ट्रीम बॉलर है। तीसरे नंबर पे देखें तो हसन अली हैं। हसन अली का भी कमबैक है। हसन अली का भी कमबैक तो खैर नहीं, न्यूजीलैंड सीरीज में थे, बट न्यूजीलैंड उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही नीचे है इस वक्त, अप टू द मार्क हमें हसन अली भी दिखाई नहीं दे रहे। आमिर जमाल को हमने ऐड किया है एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। अच्छा, इसमें ये बताएं, ये फ़हीम अशरफ ने जिस तरह 3-4 साल से टेस्ट का एटलीस्ट वो परमानेंट मेंबर थे और हमने देखा कि टेस्ट में परफॉर्मेंस भी बेहतर थी, आप उनकी एक्सक्लूजन और आमिर जमाल की इंक्लूजन को कैसे देखते हैं? किसकी? मोहम्मद वसीम जूनियर? नहीं, उसकी नहीं, फ़हीम अशरफ की। हाँ, फ़हीम अशरफ देखिए आपका परमानेंट मेंबर था टेस्ट की टीम का और 3-4 साल से कंसेक्टिव वो आपके लिए टेस्ट में पार्ट होते थे, तो उसको कैसे देखते हैं कि अभी इस दफ़ा उनको एक्सक्लूड करके? मुझे ये लगता है कि आमिर जमाल ने जो डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस दी है वो बड़ी शानदार है और वो 4 डे क्रिकेट बड़ी अच्छी खेले। उनकी बॉल के अंदर पेस फ़हीम अशरफ से ज़्यादा दिखाई देता है। बैटिंग से भी वो कम से कम उतने हैंडी ज़रूर हैं कि आपको 30-40 रन करके दे सकते। तो हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको भी चेक करना, और अगर ये एडजस्ट नहीं होते तो फिर ऑब्वियसली हमारे पास दोबारा ऑप्शन फ़हीम अशरफ ही हैं और तीसरी ऑप्शन तो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो अच्छा टाइम है आमिर जमाल को चेक करने। मेरे पास एक सवाल है, आपने कहा है ना कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के अलावा उनको फास्ट बॉलर्स रखने चाहिए, तो आपको लगता है ठीक है पाकिस्तान उतने टेस्ट मैचेस नहीं खेलती, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम सिर्फ टेस्ट बॉलर्स रखते हैं, सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट के लिए फास्ट बॉलर्स रखते हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी वही आइडिया अडॉप्ट करना चाहिए? पाकिस्तान के अंदर मुझे अपना बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर नहीं है और पाकिस्तान के जो खासकर क्रिकेटर्स हैं ना वो ये एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं किसी फॉर्मेट से बाहर हूँ। हमने देखिए रीसेंट पास के अंदर अगर हम देखें ना, मोहम्मद अब्बास हमने ऐड किया था, उसको बेचारे को अब किधर चला गया कोई नहीं, आपको मालूम ही नहीं है किसको रखा। देखिए मोहम्मद अब्बास एक ऐसी एग्जांपल पहले आप देखें तो राहत अली थे, आपने उसको भी प्योरली रखा था टेस्ट मैचेस के लिए, वो एकदम कहाँ चला गया ना डोमेस्टिक। राहत अली तो मेरा ख्याल है कि अब आउट हो गया उनकी, नहीं वो तो अब उस वक्त जब उस वक्त हमने उनको परमानेंट किया था, उस टाइम जो लॉबी थी या आपके जो कोच वकास यूनुस थे उनकी लाइकिंग के सर्टन लड़के थे वो रखे, और आपने
2017 से 20-21 तक कुछ 7-8 लड़के ऐसे थे जो पहले कंटिन्यूस खेले थे, एकदम गायब कर दिए। लेकिन नसीम शाह को भी हम लंबे क्रिकेट के लिए लेकर आए थे। इनका जो डेब्यू करवाया था वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर करवाया गया था, लेकिन बाद में फिर वनडे भी खेले, वो T20 भी खेले। लेकिन खैर अगर किसी की यंग एज है तो रिगार्डलेस उसको खेलना चाहिए। मैं इसको हमेशा एंडोर्स करता हूँ। वो बर्नआउट नहीं हो सकता अगर आप उसको... देखिए, अगर आपकी एज 20-21 साल है और यू आर फुली फिट, आप कमर्स की बात देख लें, स्टार्क की बात एज देख लें, क्या इनकी एज कम है? ये तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। आपका लड़का फिट है तो कोई मसला नहीं है, ये लड़के पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कैसे केटर करता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन, मेरा ख्याल है अभी दुनिया की वाइड साइड नजर आ रही है, जो बड़ा अच्छे तरीके से पिक एंड चूज कर रहे हैं। उनके इंडिविजुअल प्लेयर भी और उनका बोर्ड भी आपस में नेगोशिएशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं। सिस्टम ऐसा है कि वो अगर लीग के चक्कर में नहीं जाते। जब प्लेयर ऊपर आता है इंटरनेशनल के लिए पहुंचता है तो वो प्रॉपर तैयार होता है। कैमरॉन ग्रीन की अब एग्जांपल है कि ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से खेलते थे और एक ऐसा सिस्टम, हालांकि बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया का नक्शा देखे तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कटा हुआ है, बट अगर उसने परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक के अंदर तो वो ऑब्वियसली वो टीम में पहुंच जाता है, उसको विक्टोरिया में कैंप में बुला लिया जाता है। तो ये सिस्टम उनका बड़ा तगड़ा है। सबसे प्राइम एग्जांपल अगर हम इस, मेरा ख्याल है 10-15 साल में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर देखा जाए, माइकल हसी था। माइक हसी 13,000 डोमेस्टिक में रन्स करके टीम में आया था। हमारी जिस एज में लोग रिटायरमेंट वो इतना बड़ा एसेट था ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उसने जब क्रिकेट छोड़ी तब भी वो अपनी पीक पे था। दुनिया में कोई ऐसी साइड नहीं है जिसका प्लेयर अपनी पीक पे क्रिकेट छोड़ता है। यानी कि सब समझ रहे होते हैं कि शायद इसके पीछे अभी लगता है कि 3-4 साल की क्रिकेट बाकी है, बट वो प्लेयर छोड़ता क्यों? कि उनका बैकअप इतना स्ट्रांग है, जो डगआउट में लड़का बैठा हुआ इतना स्ट्रांग है, उन्हें लगता है कि ये अब आके निकल जाते हैं, उन्हें पता है कि उनके एग्जिट देता है। हमारा तो इधर आपको बात ये है कि हमने देखा स्टीवन स्मिथ को कि उनके ऊपर बैन लगा, उनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया, उन्होंने वो अपना बैन का टाइम गुजारा, लेकिन उनको उम्मीद थी कि मैं परफॉर्म करूंगा तो वापस आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जिन प्लेयर्स के ऊपर बैन लगा, क्या उनके लिए दरवाजा दोबारा खुला? नहीं खुला ना। हम अगर खुला भी तो फिर बंद हो गया। अगर खुला तो वो भी बंद हो गया। खैर वो तो एक आधे के लिए, शर्जील की बात है, आमिर की बात है, एक दो के लिए खुला ना, पिक एंड चूज किया हमने। नहीं तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स ज्यादा स्ट्रांग है बाहर बाकी कंट्रीज से? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से कंपेयर, उधर हर जगह पॉलिटिक्स होती है, लेकिन इस तरह की नहीं होती जिस तरह एज अ क्रिकेट रिपोर्टर मैं देखता हूँ कि क्लब क्रिकेट के अंदर भी पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान टीम तक तो पहुंचना बड़ी दूर। पाकिस्तान में हर स्पोर्ट में बल्कि आप तो खुद पाकिस्तान के हर स्पोर्ट में में पॉलिटिक्स है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है अगर हम पाकिस्तानी स्क्वाड देखें तो हमारा बड़ा एक बैलेंस स्क्वाड है। अगर हमें प्रॉब्लम जो आ सकता है वो स्पिन डिपार्टमेंट में आ सकता है, क्योंकि उनके जो विकेट्स हैं, श्रीलंका की टेंडेंसी यही है, वो टोटल प्योरली स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं, और हमारे पास शायद उतना क्वालिटी स्पिनर अभी कोई भी नहीं है। नुमान अली एक है जिसे हम कह सकते हैं जो काफी टाइम से 2-3 साल से खेलता चला, एक्सपीरियंस है। बाकी सब अभी आप अबरार अहमद को भूल रहे हैं। मुझे पता है उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो परफॉर्म डेफिनेटली कर सकते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने अभी खेला नहीं है तो उसमें देख सकते हैं। उनमें वो इस पे हम जरा डिटेल में कल डिस्कशन करते हैं। अभी टाइम हमारा खत्म हो जाता है। हमारा कल सेम टाइम पे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।